हमारे बाकी के बचे हुए डेरिवेटिव्स कर लेते हैं। उसमें अगला जो एसिड डेरिवेटिव हम पढ़ने वाले हैं वो एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जो वर्ड है वो ये शो कर रहा है कि कुछ इस ऐसी स्पीशीज जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालने के बाद बनी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा एक मॉलिक्यूल निकला होगा। जैसे यहाँ पर देखो तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल एक दिख रहा है, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर नीचे लिख रखा है। एक साइड लिख रखा है सिंपल एनहाइड्राइड, दूसरी साइड लिख रखा है मिक्स्ड एनहाइड्राइड। सिंपल मीन्स जिसमें दोनों जो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला है, आर जो होगा ग्रुप दोनों तरफ वो सेम होगा, और मिक्स्ड में मतलब दोनों आर और आर डैश वो दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, नॉमनक्लेचर इसका नेक्स्ट पेज पे आप पढ़ सकते हो, आसान है बिल्कुल। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हैं, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में बना सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एसिड क्लोराइड से कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो नीचे एक मेथड डिस्कस कर रखा है। एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करवा सकते हैं एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ भी, ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के साथ, दोनों तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी हमें मतलब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें पेपर में यही डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बेसिकली हर ऑर्गेनिक के चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे, मैंने तुम्हें इसके लिए बाद में पीडीएफ भी भेज रखी है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, या तो बेसिक तो जो होंगे वो कन्वर्जन्स आएंगे। तो तुम्हें एज सच ये लर्न नहीं करना है कि एनहाइड्रेट्स की प्रिपरेशन क्या है, ये क्या है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो तुम्हें याद रखना है कि एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, क्या रिएजेंट यूज़ किया जाता है, किस तरह। ठीक है, तो आगे एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रखा है, मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से अलग से समझा रखा है। उसमें हम कर रहे हैं एसिटिक एसिड की हेल्प से और कीटीन, कीटीन जो मॉलिक्यूल है उसकी तरफ से। नाम में ही देखो ईन भी है और कीटोनिक ग्रुप का भी नाम कीट ले रखा है, तो डबल बॉन्ड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से एसिटिक एनहाइड्राइड बना रहे हैं। ठीक है, कीटीन का जो सेंटर कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो अटैक करेगा। और तुम्हें भी यहाँ देखो ये जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैकिंग ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ कीटीन, कार्बन एटम पर अटैक कर रहा है और एक स्पीशी बन रही है। ठीक है, फिर वो प्रोटोन यहाँ से हटकर, मतलब प्रोटोन ट्रांसफ़र करेंगे इसको, यहाँ इस ऑक्सीजन एटम से हटकर इधर वाले ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और जो एडिशन प्रोडक्ट बना है वो टोटोमराइज करके फाइनली हमें एसिटिक एनहाइड्राइड दे रहा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यहाँ पर समझा रखा है एनहाइड्राइड बनाने का। ठीक है, इसके बाद आ जाती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब तुम इजीली पढ़ सकते हो, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो भाई याद कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन बेसिक प्रॉपर्टी होती है एसिड इसकी एसिड डेरिवेटिव्स की, तो इनमें भी वही होगा। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने बेसिक ये चैप्टर स्टार्ट करने से भी पहले पढ़ी थी, ठीक है, वही ये प्रॉपर्टी बार बार डिस्कस करेगा, जिसमें हमने कहा था ये सब्सटीट्यूशन शो कर सकता है। तो यहाँ पे पहली जो है वो हाइड्रोलिसिस करा रहा है। हमने सारे जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस होगा तो पेरेंट एसिड मिलता है, ये बात हमने बहुत पहले पढ़ ली थी, वही बात यहाँ पर फिर बार बार केमिकल रिएक्शंस में बार बार समझाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो है हाइड्रोलिसिस, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा, उसका जो पेरेंट एसिड है। एल्कोहलोलिसिस मतलब एल्कोहल की के साथ सब्सटीट्यूशन करना, एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे और तुम्हारा सब्सटीट्यूशन शो करे, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन। ये हमने बेसिक मैकेनिज्म भी पढ़ लिया था, तो बार बार यहाँ पर इसीलिए मैकेनिज्म भी नहीं समझाया जा रहा है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना है कि एनहाइड्राइड से जो उसका एल्कोहलोलिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल, तो हमें क्या मिलने वाला है, एस्टर मिलने वाला है। ठीक है,
अमोनोलिसिस, एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर अमोनिया से रिएक्ट करें तो अगला डेरिवेटिव एसिड डेरिवेटिव बन जाता है। हमने चार एसिड डेरिवेटिव्स पढ़े हैं। तो लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ये भी पढ़ा था एंड में कि किस एसिड डेरिवेटिव को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने यही पढ़ा था, एसिड हैलाइड्स जो हैं सबसे पहले उनको हम तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनहाइड्राइड में भी, एस्टर में भी, अमाइड में भी। फिर दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो हैं जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, एनहाइड्राइड्स। तो एनहाइड्राइड को किस किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एस्टर और अमाइड में। तो एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए एनहाइड्राइड को रिएक्ट करवाना है अल्कोहल के साथ, और अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए उसको रिएक्ट कराना है अमोनिया के साथ, जो सबसे ऊपर यहाँ पर अमोनोलिसिस करके तुमने पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर स्पेसिफिक रिएक्शन एनहाइड्राइड शो कर सकता है तो नीचे वो डिस्कस कर रखी हैं अब, अदर रिएक्शंस लिख के जो कर रखा है। ठीक है, तो पहली वही है जो हमने एसिड हैलाइड्स में भी पढ़ी थी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, असाइल डेरिवेटिव का काम करेगा यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी जो एक लेविस एसिड है। और हमारा देखो, अगर बेंजीन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एक कीटोन मिल रहा है, एसीटोफिनोन। ठीक है, रिडक्शन कर सकते हैं, फिर एनहाइड्राइड्स का रिडक्शन करने पर हमें अल्कोहल मिलेगा। ये भी हमें पता है क्योंकि हमने अल्कोहल के चैप्टर में क्या पढ़ा था, जब हम अल्कोहल की प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे उस चैप्टर में, तो हमने पढ़ा था एसिड और एसिड के डेरिवेटिव सबके सब रिडक्शन पर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। तो RCH2OH यहाँ पर जो अल्कोहल मिल रही है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अगर मिक्स्ड एनहाइड्राइड लेते हैं और उसका रिडक्शन करते हैं तो दो तरह की अल्कोहल मिल जाएंगी डिफरेंट। ठीक है, इसी तरह डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम कर सकता है एक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल, एसिड एनहाइड्राइड। जैसे यहाँ पर कोई और एसिड का अगर तुम्हें डिहाइड्रेशन, जैसे हम P2O5 का यूज़ कर रहे थे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वैसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड का इटसेल्फ यूज़ किया जा सकता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि ये एक वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकता है हायर एनहाइड्राइड बनाने में। ठीक है, तो अगली क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं एस्टर्स। एस्टर्स आर बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑयल्स एंड फैट्स हैं वो एस्टर्स ही होते हैं। फैटी एसिड्स के फैटी एसिड्स पढ़ा था, फैटी एसिड्स जिनमें कार्बन नंबर 18 एंड मोर होता है। ठीक है, 18 या 19 से ज़्यादा हो तो उन एसिड्स को क्या बोल देते हैं, फैटी एसिड्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रहा है। ठीक है, इसी तरह वैक्स में भी, वैक्स आर ऑल्सो एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, अब हम इसका नोमेनक्लेचर और बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं एक बार। एस्टर्स का नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेमिंग किस तरह से की जाती है, देखो एक कॉलम में लिख रखे हैं कॉमन नेम, तुम्हें IUPAC नेम भी पता होने चाहिए और कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रंट पार्ट में क्या लिखना होता है। जैसे किसी भी जर्नल फॉर्म में अगर तुम कहो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एस्टर्स को किस तरह लिखा जाता है, RCOOR। तो ये जो लास्ट वाला R है, सबसे पहले जो नेमिंग करते टाइम नाम लिखा जाएगा वो पीछे वाले R का लिखा जाता है। उसके बाद ये जो पोर्शन बच जाता है इसकी नेमिंग जैसे की जाती है वैसे लिखा जाता है। ओके, तो अब हम नेमिंग में देखो, सबसे यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल दे रखा है ये, इसकी नेमिंग में देखो R, ये वाला RCOOR, तो सबसे लास्ट वाला R क्या है, मिथाइल है, इसीलिए सबसे पहले इसका नाम क्या लिखा हुआ है, मिथाइल। उसके बाद देखो मिथाइल 2-मिथाइल बेंजोएट। अब ये जो इधर वाला R है, इधर वाला जो पार्ट है अल्काइल पार्ट, उसमें रिंग में भी तो सब्स्टिट्यूशन कर रखा है ये, इसलिए उसके बाद वाला जो पोर्शन होगा उसकी क्या कैसे नेमिंग कर रखी है, 2-मिथाइल बेंजोएट, क्योंकि बेंजीन रिंग है। ठीक है ना। इसी तरह इसमें देखो अगला जो एग्जांपल है फिनाइल एसीटेट, जिसको कहेंगे कॉमन नेम फिनाइल एसीटेट है, IUPAC नेम क्या है, फिनाइल इथेनोएट। ठीक है, RCOOR। तो यहाँ पर भी देखो मैंने तुम्हें कहा था
जो ऑक्सीजन के साथ आर ग्रुप लगा हुआ है, पहले नेमिंग उसकी की जाती है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ फिनाइल रिंग है, इसलिए फिनाइल पहले लिखा गया है। फिर इधर देखो, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम है इधर, तो दो कार्बन को किस तरह से शो करते हैं, इथेन से। और लास्ट में तो लगाना ही इथेनोएट है, O8, ठीक है। तो इथेनोएट हो गया इसका नाम, ठीक है। तो नेमिंग तुम यहाँ से एक बार पढ़ लेना सबकी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से, ये हमने बहुत 3-4 बार कम से कम ये रिएक्शन अल्कोहल में पढ़ ली। अब यहाँ बार बार तब से भी पढ़े जा रहे हैं कि एस्टर फॉर्मेशन होती है कब, जब एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है किसी एसिड की प्रेजेंस में, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में, तो एस्टर बनता है और इसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है। अल्कोहल को डाल दें अगर एसिड में, या फिर किस में, एसिड हैलाइड में भी डालें तो हमें क्या मिलने वाला है, एस्टर मिलने वाला है। या फिर अल्कोहल को डाल दो, अभी अभी जो पढ़ा था एनहाइड्राइड में, तो भी हमें एस्टर मिलने वाला है। तो 3 मेथड तो यही हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो एक डिफरेंट मेथड यहाँ पर दे रखा है, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद डाईएजोमीथेन, ठीक है। डाईएजोमीथेन में देखो ये जो कार्बन है, डाईएजोमीथेन का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, मतलब इसको ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है। तो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बेंजोइक एसिड ले रखा है, तो बेंजोइक एसिड में जो कार्बोनिल कार्बन है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, उसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा डाईएजोमीथेन, और अटैक करेगा, ठीक है। और हमें हमारा मेन प्रोडक्ट क्या देगा, एस्टर, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एसिड डेरिवेटिव्स के एज सच। तुम वो मत पढ़ना कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर हाँ अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, पढ़ लो, लेकिन अपने माइंड में पिक्चर क्लियर ये कर लो कि इस चैप्टर से हमेशा कन्वर्जन्स ही आएंगे, ठीक है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तुम खुद पढ़ लेना भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फिर वही एस्टर्स कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो डिफरेंट होंगी वो पढ़ेंगे बाद में। पहले वही जो कॉमन है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोलिसिस, अल्कोहलोलिसिस, यही सब पढ़ते आए हैं, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन NH3, वही सब पढ़ेंगे फिर से। अब यहाँ पर एस्टर की हाइड्रोलिसिस से हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड उसका पेरेंट वही मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लेकिन अब की बार यहाँ पर मैकेनिज्म शो कर रखा है, दोनों तरीके से हो सकता है, अल्कलाइन हो सकता है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। तो पहले अल्कलाइन का मैकेनिज्म यहाँ पर समझाया है, ठीक है। यहाँ देखो ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो OH नेगेटिव है तुम्हारा, जो हमें बेस से मिला होगा, तभी तो इसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं, NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखो यहाँ पर शिफ्ट होगी ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि OR हमें पता है सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स में कोई ना कोई लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर जो OR पार्ट है एस्टर का, वो एज ए लिविंग ग्रुप का काम करेगा, और हमें हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो एसिड मिल गया है, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस में, वो सिर्फ ये है जो यहाँ पर इन्होंने एंड में लिख के दिखाया है कि बेस हाइड्रोलिसिस में तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अल्कोहल बनी है वो ऐसे स्टेबल नहीं है, ये जो अल्कोहल बनेगी उसको स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन एसिड के केस में क्या होगा, H पॉजिटिव से रिएक्शन स्टार्ट होगी, अगले पेज पर है, हम देख लेते हैं पहले। देखो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो H पॉजिटिव से रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब की बार पहला जो स्टेप होगा वो प्रोटोनेशन है। किसकी प्रोटोनेशन, कार्बोनिल कार्बन पर, कार्बोनिल में जो ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उसकी प्रोटोनेशन कर दी है, यहाँ कर दी, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों करना पड़ा है, अब यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ईजी कराने के लिए ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं। देखो जो पिछला पेज था, यहाँ पर तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक नेगेटिव स्पीशी है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो एक नेगेटिव स्पीशी है, उसके ऊपर लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो एक वीक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन जब हम एसिडिक कंडीशंस लेते हैं तो कार्बोनिल कार्बन थोड़ा सा वीक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर हमें पहले प्रोटोनोलिसिस करनी पड़ी। यहाँ पर पहले ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोन आया, तब कार्बन पर जो चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो एक अनचार्ज स्पीशी है। देखो वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, वो कोई चार्ज स्पीशी तो है नहीं कि बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और थोड़े से वीक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर भी अटैक कर जाए, ऐसा नहीं है।
क्योंकि वाटर पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर देखो वाटर एज सच अपने लोन पेयर के साथ कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोटोलिसिस का पहला स्टेप करवाया वो इसलिए है कि जो कार्बन पर अटैक होना है वो फिजिबल हो जाए, ठीक है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सके। जैसे ये होगा उसके बाद यहाँ पर प्रोटोन रिलीज हो गया, स्टेबलाइज हो गया, यहाँ तक आते आते प्रोडक्ट। अब हमें पता है हमें क्या निकालना है, OR ग्रुप को निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकल सकता है, जो प्रोटोन निकला है वो वापस आके इस OR ग्रुप से आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। फिर ये एक बेटर लिविंग ग्रुप बन गया है। अब इजीली ROH अल्कोहल की फॉर्म में निकल गया और हमें क्या मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखो अल्कोहल भी निकल गया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। लेकिन पिछले पेज पर मैंने तुम्हें बताया था अल्कोहल बना है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी पेरेंट फॉर्म में नहीं बनता है, ठीक है। अब नीचे एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म कुछ करके एक लिखा हुआ है, ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि हमें कैसे पता चला कि यही मैकेनिज्म फॉलो होता है, इन सब को समझाने के लिए, ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम पढ़ लेना भाई, आसान है बहुत। इसमें जो आइसोट्रोपिक टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जैसे यहाँ पर इस पेज के सबसे ऊपर पैराग्राफ में समझा रहा है कि ऑक्सीजन की जगह हम ऑक्सीजन का आइसोटोप O18 ले लें तो हमें पता लग सकता है कि कौन सा ऑक्सीजन कहाँ है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। ये हमें पता ही है कि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है C और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ना, ये बॉन्ड क्लीवेज होती है। इसके बाद देखो अल्कोहलोलिसिस, या इसको कहते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। अब हमें पता है क्योंकि एस्टर अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकता है लेकिन वो कोई दूसरा एस्टर ही बनाएगा, मतलब एक तरह से कह लो एस्टर से ही हम एस्टर बना रहे हैं, तभी इसका नाम क्या है, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। नीचे जो सबसे अगली रिएक्शन है अल्कोहलोलिसिस, या उसको कहेंगे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, एस्टर को ही दूसरे एस्टर में कन्वर्ट करना। तीसरी जो होती है, हमने ये सब पढ़ लिया है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, बार बार वही रिएक्शन रिपीट हो रही हैं, पहले वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर अल्कोहल के साथ, फिर अमोनिया के साथ, ठीक है। अब एस्टर को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो अगला जो डेरिवेटिव है हमारा अमाइड बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो रिएक्शन शो कर सकते हैं एस्टर, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला है देखो कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन भी 2-3 तरह से हो सकता है ना, केमिकल रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन। तो पहले जो लिखा हुआ है वो है कैटालिटिक रिडक्शन, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर एस्टर का रिडक्शन किया जाता है। फिर वही बात, हमें एसिड और एसिड डेरिवेटिव से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही मिलने वाला है ऑन रिडक्शन, वही यहाँ पर बन रहा है देखो, ठीक है। और केमिकल रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में किया है, ठीक है, वहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, एक प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। यहाँ पर इसका नाम भी लिख रखा है, अगर सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन किया जाता है तो उसको बोलते हैं बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद है देखो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इसमें जो मैं बार बार बता चुकी हूँ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, तो किसी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक कर सकता है। एस्टर में वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, तो अटैक कर सकता है और एक एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। ये एडिशन प्रोडक्ट ब्रेक होके सबसे पहले बनाता है एक एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड फिर फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो, पहले जो बना है पहले स्टेप से यहाँ पर बनेगा एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस स्टेप के बाद हुआ क्या है, देखो ये जो OR ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर O नेगेटिव और Mg पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन से चार्ज डेंसिटी वापस कार्बन की तरफ आएगी और ये ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, फाइनली एल्डिहाइड मिलेगा। और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल भी आगे फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन प्रोडक्ट बना सकता है, और वो क्या होती है, अल्कोहल होती है। ये भी हमने अल्कोहल के चैप्टर में तब भी पढ़ा था, ठीक है, अल्कोहल की प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो देते हैं वो देते हैं एक सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन देंगे एक टर्शरी अल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम ले लेते HCHO बनता अगर, तो वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देता, ठीक है। तो आगे एक और एग्जांपल ले रखा है, जैसे इथाइल फॉर्मेट। यहाँ पर देखो ये इथाइल फॉर्मेट से ही यहाँ पर स्टार्ट किया था इसने, इथाइल फॉर्मेट। अब इथाइल जो ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ होगा क्योंकि ये सबसे फ्रंट में लिखा गया, फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड का एस्टर,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो H है इसकी वजह से इसको फॉर्मेट कहा है, ठीक है। तो फॉर्मेट इथाइल फॉर्मेट से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बीच में जो एक सब्स्टिट्यूट बन रहा है या कह लो बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्डिहाइड बन रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और एस्टर से स्टार्ट करेंगे तो बीच का जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक कीटोन बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो इस सेकंड केस में देखो यहाँ पर इथाइल फॉर्मेट से ही स्टार्ट किया है तो बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक एल्डिहाइड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एल्डिहाइड बना है, फिर इस एल्डिहाइड का फर्दर एडिशन प्रोडक्ट बना है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल है ये जो यहाँ पर बनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इथाइल फॉर्मेट के अलावा कोई और किसी और उसको एस्टर को यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जैसे यहाँ पर कोई और एस्टर यूज़ किया इथाइल फॉर्मेट के अलावा, तो बीच में जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन बनता है, ठीक है। और कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फर्दर एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा अपॉन हाइड्रोलिसिस तो वो एक टर्शरी अल्कोहल होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो ये आर आया है, ठीक है। अगर यहाँ पर H होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, देखो यहाँ H आ जाता फिर तो ये क्या बन जाता है, एक एल्डिहाइड ही नहीं बन जाता। इसीलिए कह रही हूँ अगर यहाँ पर इथाइल फॉर्मेट ले रखा है जैसे यहाँ पर या पिछले एग्जाम्पल में तो बीच में जो बन रहा है वो एक एल्डिहाइड ही बनेगा हमेशा, जैसे यहाँ बना या यहाँ ये भी पिछले एग्जाम्पल में भी। लेकिन अगर किसी और एसिड का एस्टर ले रखा है, फॉर्मिक एसिड से अलावा कोई एस्टर ले रखा है, जैसे यहाँ पर कॉमन ले रखा है इस केस में, तो बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कीटोन बन रहा है। और कीटोन से हमें पता है अपॉन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन के साथ हमें हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलने वाला है, एक टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, ये तुम इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एस्टर्स की रिएक्शन विद हाइड्राजीन एंड हाइड्रोक्सिलामीन। ये जो होता है ये हाइड्राजीन कहलाता है, ये हाइड्राजीन, ये हाइड्रोक्सिलामीन, ये भी एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो बना रखा है हाइड्राजाइड और हाइड्रोक्सामिक एसिड, ठीक है, ये जो बना रखे हैं ये। तो ये तुम्हें लर्न करने भाई, ये जहाँ जहाँ जो रिएक्शन काम आती जाए उसको अच्छे से एक बार देख लेना। जैसे तुम कन्वर्जेंस ट्राई करना खुद से, अब इस चैप्टर के बाद कंप्लीट होने के बाद मैंने तुम्हें कल ही भेज दी थी एक PDF, अगर पहुँच गई होगी तो, ठीक है। इसके बाद है देखो कोई एस्टर्स कौन सी और फर्दर रिएक्शन शो कर सकते हैं, वो है क्लेजन कंडेंसेशन। कौन से एस्टर्स कर सकते हैं इन्होंने स्पेसिफाई किया है, एस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्या है, सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड होंगे, उनमें से एक मॉलिक्यूल बनाएगा एक न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी एस्टर लो उसमें उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, अदरवाइज वो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। बेसिक जो प्रोडक्ट बन रहा है, मेन प्रोडक्ट वो बन रहा है एक बीटा कीटो एस्टर। देखो ये एक एस्टर ग्रुप है, अब इसमें अल्फा बीटा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप आ गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, बीटा कीटो एस्टर। मैकेनिज्म देखो, एक कार्बन आयन की फॉर्मेशन से यहाँ पर मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो लिया है वो अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा और एक कार्बन आयन यहाँ पर जो बना है जनरेट कर देगा। ये कार्बन आयन फिर एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, यानी कि सेम एस्टर का एक मॉलिक्यूल तो काम करेगा एनायन फॉर्मेशन में और वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा फिर, और दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा। ये देखो ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर है यहाँ पर, और इस पर ये पहले वाले से जो न्यूक्लियोफाइल बना है या एनायन बना है वो अटैक कर रहा है, ठीक है। जैसे ही अटैक करेगा एडिशन हो गया, उसके बाद सब्सटीट्यूशन होता है, क्योंकि एस्टर्स में ये हमें पता है जैसे ही वापस देगा इधर से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, बीटा कीटो एस्टर मिल जाएगा। ये हमें मिल गया है। अब क्योंकि यहाँ पर एक बेस प्रेजेंट है तो ये बेस फर्दर भी, तो यहाँ ये जो क्या कहेंगे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है वो और भी ज़्यादा एसिडिक हैं, क्योंकि इधर भी कार्बोनिल ग्रुप इधर भी कार्बोनिल ग्रुप, तो ये जो बेस अब इस रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है वो इनको निकाल सकता है। तो इस तरह की एक एसिड बेस रिएक्शन अब ये शो कर सकता है। तो अब हमें हमारा जो मेन प्रोडक्ट यहाँ बना था उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डाइल्यूट HCl डालना पड़ा है, ताकि हमें हमारा प्रोडक्ट एज सच मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया क्लेजन कंडेंसेशन। लास्ट हमारे जो कंपाउंड हैं एसिड डेरिवेटिव्स के वो हैं अमाइड, ठीक है। लास्ट जो हमारे कंपाउंड है वो अमाइड्स हैं।
अमाइड्स को क्या कहेंगे, RCONH2, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है अमाइड्स का। अब ये प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कब, जब ये जो नाइट्रोजन का एक H हटाकर हमने R ग्रुप लगा दिया तो ये सेकेंडरी कहलाई। अगर दोनों H हटा दिए तो ये टर्शरी अमाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये इनके नॉमनक्लेचर यहाँ पर टेबल में दे रखे हैं, अच्छे से पढ़ लेना। नीचे काफ़ी फंक्शनल ग्रुप के साथ दे रखे हैं, तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये नॉमनक्लेचर ईजी होता है, लेकिन एक बार पढ़ ज़रूर लेना। आ भी सकता है भाई पेपर में, थोड़ा ट्रिकी करके तुम्हें दे दे कि कोई कंपाउंड है और इसका नॉमनक्लेचर करो। ठीक है, तो नॉमनक्लेचर ध्यान से देख के जाना। उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स। अब अमाइड्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये सबसे बनाए जा सकते हैं। हमने पढ़ा था ना, मोर रिएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एसिड डेरिवेटिव्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेस रिएक्टिव। अब लीस्ट रिएक्टिव ऑफ अमंग ऑल एसिड डेरिवेटिव्स अमाइड्स होते हैं, तो हम इनको एसिड हैलाइड्स से भी बना सकते हैं, एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं और एस्टर से भी बना सकते हैं। ये तीनों यहाँ पर शो कर दिए, देखो ये तीनों हैलाइड से बना रखा है फर्स्ट केस में, दूसरे में एनहाइड्राइड से, तीसरे में एस्टर से बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े से डिफरेंट मेथड यहाँ पर शो कर रखे हैं। और कोई मेथड से बनाना हो अमाइड तो कैसे बना सकते हैं, तो उसमें है सेकंड मेथड, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। एसिड्स के अमोनियम सॉल्ट्स को अगर थर्मली डीकम्पोज किया जाए, थर्मली मतलब हीट अप करके ओनली, तो तब भी हमें क्या मिलते हैं, अमाइड्स मिलते हैं। ठीक है, थर्ड जो प्रिपरेशन ऑफ मेथड है वो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। यहाँ पर देखो साइनाइड्स का पार्शियल अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें साइनाइड्स का तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इन अमाइड्स का भी तो फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें पेरेंट एसिड ही मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल वर्ड यूज़ किया है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके अगर हमें अमाइड बनाना है किसी और मेथड से तो हमें यहाँ पर साइनाइड से बना मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, क्योंकि अमाइड्स भी क्या शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी भी इनकी इंक्रीज्ड होगी इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइड्स। उसमें फर्स्ट है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक वर्ड तुमने पहले भी पढ़ा होगा, जो दोनों तरह का बिहेवियर शो कर सकता है। जैसे यहाँ पर नीचे देखो, बेसिक भी कर सकता है और एसिडिक नेचर भी अमाइड्स शो कर सकते हैं। अब क्योंकि अमाइड में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर किस तरह काम कर सकता है, वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो इस तरह वो एक बेस का काम कर सकता है। लेकिन ये मच वीकर बेसिस होते हैं देन अमीन्स, क्योंकि अमीन्स में जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर वो फ्री होता है, लेकिन अमाइड्स में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो फ्री नहीं है, वो कार्बोनिल कार्बन के साथ कंजुगेशन में या रेजोनेंस में जा सकता है, इसलिए वो एक अच्छे बेस नहीं है, मच वीकर बेसिस देन अमीन्स। एसिडिक नेचर कब शो कर सकते हैं, देखो हमने पढ़ा था एसिड कि ये हम क्लास 6 या 7 से पढ़ते हैं, जब किसी भी एलिमेंट को या एसिड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर एक ट्रिक यहाँ पर यूज़ कर रखी है। ट्रिक तो क्या है कि अगर अमाइड्स को मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अमाइड्स भी एसिड का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कराते हैं, तभी तो हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है एम्फोटेरिक करेक्टर होता है, वो इसीलिए कह रहा है कि ये बेस का काम कर सकते हैं और ये एसिड का भी काम कर सकते हैं, इनका ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस पर अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें अमाइड से क्या मिलने वाला है, पेरेंट एसिड मिलने वाला है, ये हमें पता ही है। वही यहाँ पर फिर से मैकेनिज्म में देखो, यहाँ पर दो तरीके लिखे हुए हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस से पेरेंट एसिड बन गया, बेस हाइड्रोलिसिस से पेरेंट एसिड का अनायन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो मेथड होंगे हाइड्रोलिसिस के अमाइड्स के, एसिडिक तरीके से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं, मतलब बेस कैटेलाइज्ड हो सकता है या फिर एसिड कैटेलाइज्ड हो सकता है। दोनों मैकेनिज्म यहाँ पर अच्छे से समझा रखे हैं, ये रहे। देखो एसिड में हमें पता है ये पहला स्टेप प्रोटोनेशन, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तीसरे में सब्स्टिट्यूशन होता है। अब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर देखो किसका होगा, ये देखो यहाँ पर पहले से देखो, पहले स्टेप से प्रोटोनेशन, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ
वाटर का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और अटैक कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो मिस प्रिंट कर रखा है, ये OR नहीं आएगा, यहाँ पर NH2 आएगा। ये जो OR गलती से यहाँ पर लिख दिया ये NH2 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो जैसे यहाँ से अब अगले स्टेप में प्रोटॉन निकला, वो प्रोटॉन अगले स्टेप में जाकर इस NH2 ग्रुप के साथ ऐड अप होके इसको एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अब ये NH3 पॉजिटिव है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अदरवाइज तो तुम्हें पता है अमाइड्स न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत वीक होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है ये एज सच एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। हमें पता है NH2 एज NH2 नेगेटिव नहीं निकलना चाहता, तो यहाँ पर जो ये प्रोटॉन निकल रहा था इस स्टेप में, वो अगले स्टेप में जाकर इस NH2 ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये गुड लिविंग ग्रुप बना तो हमें हमारा मेन प्रोडक्ट क्या मिल गया? एसिड मिल गया। ठीक है, बेस हाइड्रोलिसिस में तो डायरेक्ट OH नेगेटिव हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्ट अटैक करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर NH2 नेगेटिव ही निकल रहा है, लेकिन जैसे ही वो निकलता है क्योंकि वो स्टेबल तो होता नहीं है, तो हमारा जो एसिड है वो बीइंग एन एसिड H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर देता है और NH2 नेगेटिव जो यहाँ पर निकला होगा उसको देकर उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और क्या शो कर सकते हैं अमाइड्स? डिफरेंट रिएक्शन देन न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन देखो अमाइड ने नहीं शो किए हैं, कहीं पर भी नहीं शो किए हैं। एम्फोटेरिक नेचर पढ़ा हमने, फिर हाइड्रोलिसिस पढ़ा, सिर्फ हाइड्रोलिसिस ये शो कर सकते हैं और किसी चीज़ में इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ना हम इनको एसिड हलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना एनहाइड्राइड में, ना एस्टर में। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो P2O5 की प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं और हमें क्या दे देंगे? साइनाइड। ठीक है, साइनाइड फॉर्मेशन करते हैं। एक और रिएक्शन ये बहुत अच्छी शो करते हैं, ये रिएक्शन लैब में भी यूज़ की जाती है भाई, ये वाली जो रिएक्शन है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकलती है इसमें रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, इसके साथ। अब यहाँ पर ये जो HNO2 है ये इन C2 बनाया है, मतलब रिएक्शन के बीच में ही बनाया है विद द हेल्प ऑफ NaNO2 एंड HCl। ठीक है, तो इसके साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये लैब में यूज़ किया जाता है ये टेस्ट। अगली रिएक्शन नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन ये तुमने कहीं और भी पढ़ी होगी, किसी और चैप्टर में मैम ने कराई होगी। कौन से में? शशि मैम ने तुम्हें फिनोल्स कराए थे, फिनोल्स में तो नहीं पढ़ी होगी, और पढ़े होंगे इपॉक्साइड्स, कहीं तो पढ़ी है भाई। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन क्या होती है? प्राइमरी अमाइड्स की रिएक्शन है। देखो बेसिकली प्राइमरी अमाइड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? हेलोजेंस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हीट अप करते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आए तो मेरे से पूछ सकते हो इन योर ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है।